मुंबई की गलियों में जब 1980 के दशक में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की गोलियां गूंज रही थीं, तब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गजों के पैर उखड़ने लगे थे। वो दौर था जब मुंबई पुलिस ने ठान लिया था कि शहर की धड़कनों पर राज करने वाले इन गैंगस्टरों का साम्राज्य खत्म करना है। धीरे धीरे इन अपराधियों के ठिकाने टूटने लगे और ये खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। पुलिस की बढ़ती दबिश और एनकाउंटर के डर से ये अपराधी एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो बिना किसी डर के बैठकर अपना नेटवर्क चला सकें। और उनकी ये तलाश खत्म हुई फारस की खाड़ी के पास स्थित एक चमकते शहर में जिसका नाम है दुबई। भारत से महज कुछ घंटों की दूरी पर स्थित दुबई दाऊद इब्राहिम जैसे नामों के लिए सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बल्कि उनके लिए आपराधिक साम्राज्य का हेडक्वार्टर बन गया। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे दुबई के उस शहर की जो बुर्ज खलीफा की चमक और आलीशान विलास के पीछे कहीं छिपा हुआ है। दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड तो इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सच तो यह है कि दुबई धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड माफियाओं, ड्रग तस्करों, आर्थिक अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। आयरिश ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहन हो या बेसनियाई गैंगस्टर जेनिस कादरेक, इन सब ने दुबई के आलीशान अपार्टमेंट्स में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय वारंट और इंटरपोल के नोटिस के बावजूद ये अपराधी दुबई में एक सामान्य और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। आखिर दुबई का वो सिस्टम क्या है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को सुरक्षा की गारंटी देता है? क्या है यहाँ के कानूनों की वो खामियां जिनका फायदा ये माफिया उठाते हैं? और क्यों दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियां भी यहां से इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस विस्तृत रिपोर्ट में तलाशेंगे। दुबई की इस भव्यता को देखकर आज दुनिया दंग है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 200 साल पहले दुबई सिर्फ मछुआरों का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग समुद्र की गहराई से मोती निकालने के लिए मशहूर थे। यहाँ अलग अलग शेखों का शासन था और इस पूरे इलाके को शेख गुम्मद कहा जाता था। 1833 के मखदूम बिन बुट्टी अपने 800 साथियों के साथ यहाँ आए और दुबई को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यहीं से मखदूम राजवंश की शुरुआत हुई जो आज भी दुबई पर शासन कर रहा है। उस समय अंग्रेज भारत के सामान ले जाने के लिए दुबई और अबू धाबी के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते थे। 1892 में ब्रिटेन ने दुबई के साथ एक समझौता किया और इसे अपना संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टोरेट बना लिया। इससे दुबई के मोतियों को वैश्विक पहचान मिली और यहाँ की अर्थव्यवस्था चमकने लगी। लेकिन 1920 के दशक में दुबई पर एक बड़ा संकट आया। जापान ने लैब में कृत्रिम मोती यानी के सिंथेटिक मोती या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू कर दिया, जो असली मोतियों से 90% कम दाम पर उपलब्ध थे। रातों रात दुबई के मोतियों की मांग गिर गई और यहाँ के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। इसी बीच अरब के पड़ोसी देशों जैसे ईरान, इराक और सऊदी अरब में तेल के बड़े कुएं मिल रहे थे। 1966 में दुबई में भी तेल मिला, लेकिन वो उसके पड़ोसियों के मुकाबले बहुत कम था। जहां दूसरे देश तेल की दौलत पर ऐश कर रहे थे, वहीं दुबई के राजा शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को भविष्य की चिंता सता रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो सिर्फ तेल पर निर्भर रहे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। शेख राशिद का एक मशहूर जुमला आज भी याद किया जाता है। वो कहते थे, मेरा दादा ऊंट पर चलते थे, मेरे पिता ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसके पोते को फिर से ऊंट पर चलना पड़ेगा। इसी दूरगामी सोच के साथ उन्होंने यूरोप का दौरा किया और वहां के बुनियादी ढांचे से प्रभावित होकर दुबई को विश्व का प्रवेश द्वार बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। दुबई एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक केंद्र बिंदु था। शेख राशिद ने दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि दुनिया के बड़े जहाज यहां डॉक कर सकें। उन्होंने तेल से हुई कमाई को विलासिता के बजाय बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बिजली के नेटवर्क बनाने में निवेश कर दिया। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने कुवैत से 6 लाख पाउंड का कर्ज लिया। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन शेख राशिद अपने विजन पर अड़े रहे। 1971 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद 7 एमिरेट्स ने मिलकर यानी 7 अमीरातों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया। इसमें तय हुआ कि अबू धाबी का शेख हमेशा राष्ट्रपति होगा और दुबई का शेख हमेशा प्रधानमंत्री। आजादी के बाद दुबई ने व्यापार के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। शेख राशिद ने बंदरगाहों को टैक्स फ्री कर दिया। यहीं से एक और खेल शुरू हुआ जिसको कहते हैं गोल्ड स्मगलिंग यानी सोने की तस्करी। भारत में उस समय सोने के आयात पर कड़े प्रतिबंध थे, लेकिन भारतीय बाजार में सोने की मांग बहुत अधिक थी। तस्करों ने दुबई को अपना बेस बनाया और यहाँ से अवैध तरीके से सोना भारत भेजने लगे। मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों ने इसी तस्करी के जरिए बेशुमार दौलत कमाई। यहां तक कि खुद शेख राशिद ने एक बार लंदन में कहा था कि दुबई के अस्तित्व के लिए ये तस्करी के रास्ते जरूरी हैं। 1979
यानी 1979 में दुबई ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने जेबेल अली बंदरगाह बनाया और फ्री जोन की अवधारणा पेश की। ये एक ऐसा इलाका था जहां विदेशी निवेशकों को 100% मालिकाना हक दिया गया। कोई पर्सनल टैक्स नहीं, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं और मुनाफा बाहर ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। नियम सीधा था, आओ कमाओ और बिना टैक्स दिए चले जाओ। इस लचीले कानून ने जहां दुनिया भर के स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया, वहीं अंडरवर्ल्ड माफियाओं का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। माफियाओं के लिए यहां सोने की तस्करी, हथियारों के सौदे और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग यानी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग करना बेहद आसान हो गया। 1986 में जब मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ शिकंजा कसा तो वो दुबई भाग गया। वहां उसने न केवल अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया बल्कि कराची और तुर्की के माफियाओं के साथ मिलकर डी कंपनी को एक ग्लोबल नेटवर्क बना दिया। 1980 के दशक में भारत पहुंचने वाले अवैध सोने चांदी का 30% हिस्सा दाऊद का था। इसी तरह रूसी हथियार तस्कर विक्टर बाउट ने भी दुबई को अपना केंद्र बनाया और यहां से अफ्रीका और मध्य पूर्व में हथियारों की सप्लाई की। 1990 में शेख राशिद की मौत के बाद उनके बेटे शेख मखदूम ने इस विजन को और आगे बढ़ाया। 2002 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे दुनिया भर के काले धन के मालिकों के लिए दुबई के दरवाजे खोल दिए गए। विदेशी नागरिकों को दुबई में संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया गया। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर पारदर्शिता के मामले में बहुत कमजोर है। यहां संपत्ति का असली मालिक कौन है, ये विवरण किसी भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे देश में आपराधिक मामला चल रहा है तब भी दुबई उसकी संपत्ति को आसानी से फ्रीज नहीं करता। माफियाओं के लिए ये एक स्वर्ग की तरह है। वो अपने अवैध धंधों से कमाए गए लाखों डॉलर दुबई की रियल एस्टेट में लगाते हैं और उसे सफेद धन में बदल लेते हैं। दुबई की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर कैश पर आधारित है। यहाँ करोड़ों के विला नकद पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं और कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हाल ही में गुप्त जांच में रियल एस्टेट एजेंटों को यह कहते सुना गया कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया है, उन्हें बस निवेश से मतलब है। सबसे बड़ी चुनौती है प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मायने क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मीनिंग ये है कि अगर भारत देश का कोई भी अपराधी या कोई भी बड़ा मुजरिम देश से भागने में सफल हो जाता है और वो दुबई या किसी भी दूसरे देश में जाकर के छुप जाता है और अगर भारत की दुबई से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो दुबई को उस अपराधी को इंडिया के इंटेल के देने के बाद वहां से अरेस्ट करके उसको डिपोर्ट करना पड़ेगा और भारत के प्रशासनिक अधिकारियों को उसको सौंपना पड़ेगा। अब जिन देशों के साथ संधि भी है वहां के कानून में इतनी खामियां हैं कि अपराधी के वकील सालों तक केस को लटकाए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 में दक्षिण अफ्रीका से अरबों डॉलर की धोखाधड़ी कर भागे गुप्ता बंधुओं को दुबई में गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन 2023 में प्रत्यर्पण के समय उन्हें तकनीकी आधार पर रिहा कर दिया गया। यही कारण है कि नीरव मोदी ने भी दुबई में 11 संपत्तियां खरीदी। FBI की मोस्ट वांटेड क्रिप्टो क्वीन रोजा इग्नाटोवा और महादेव बेटिंग ऐप के सौरभ चंद्राकर जैसे लोग भी दुबई में ही सुरक्षित माने जाते हैं। मई 2024 में दुबई अनलॉक्ड नामक एक रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया। OCCRP और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर खुलासा किया कि दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स ने बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसे इलाकों में आलीशान अपार्टमेंट ले रखे हैं। दाऊद इब्राहिम ने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से दुबई में करीब $700 मिलियन का निवेश किया है। आयरिश ड्रग लीडर डैनियल किनाहन, जिसे सर पर $5 मिलियन का इनाम है, वो भी यहीं से अपना धंधा चला रहा है। दुबई का संदेश स्पष्ट है, जहां तक आप यहां के नियमों का पालन करते हैं और शांति से रहते हैं, आपकी सुरक्षा और विलासिता की गारंटी दुबई सरकार की है। दुबई की इस व्यवस्था ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हब बना दिया है। 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद UAE ने दिखावे के लिए कुछ कड़े कानून बनाए और निगरानी बढ़ाई, जिसके बाद 2024 में उसे लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है। 90% प्रवासी आबादी वाले इस शहर में केवल 10% मूल निवासी हैं, जिन्हें सरकार ने इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं कि वो कभी लोकतंत्र या बदलाव की मांग नहीं करते हैं। आज दुबई सफलता और प्रगति का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों का सुरक्षित पार्किंग लॉट भी बन चुका है। रेगिस्तान से निकला ये जगमगाता शहर अपनी चमक के पीछे न जाने कितने अंधेरे साम्राज्यों को समेटे हुए है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ द देश बोर्ड से जुड़ने के लिए शुक्रिया। द देश बोर्ड को सब्सक्राइब अगर आपने अभी ना किया हो तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं हूं दानिश चदीमा, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय